कल्पना कीजिए, एक तरफ केदारनाथ में लाखों श्रद्धालु हैं, मसूरी में होटल भरे हुए हैं, नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ है, ऋषिकेश में राफ्टिंग चल रही है और पहाड़ों की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी है। बाहर से देखिए तो लगता है उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी उत्तराखंड के किसी दूर दराज गांव में जाइए, वहां एक पुराना घर मिलेगा, दरवाजे पर ताला मिलेगा, खेतों में घासें उगी मिलेंगी, स्कूल में बच्चे कम मिलेंगे और शायद गांव में आपको यह कहने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, बैठो, आपका स्वागत है। तो सवाल यह है, क्या उत्तराखंड सच में विकसित हो रहा है या हम पहाड़ों को पर्यटकों के लिए खोल रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों के लिए बंद कर रहे हैं? आज सवाल सरकार से भी है, पर्यटन उद्योग से भी और सबसे ज्यादा हम सब से है। क्या हमें ऐसा उत्तराखंड चाहिए जो सिर्फ एक टूरिज्म हब बन जाए, या ऐसा उत्तराखंड चाहिए जो अपनी देवभूमि की पहचान, प्रकृति, संस्कृति और गांव को बचाते हुए समृद्ध हो? आज जोशी विचार पर इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, यह वीडियो पर्यटन के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के पास दुनिया के दूसरे राज्यों से अलग एक असाधारण ताकत है, हिमालय। गंगा, चारधाम, जंगल, झीलें, बुग्याल, नदियां, योग और अध्यात्म, लोक संस्कृति और बाज के जड़ का पानी, कुमाऊं और गढ़वाल की परंपराएं और सबसे बड़ी चीज यहाँ की शांति। 2025 में उत्तराखंड में 6 करोड़ 3 लाख से अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे। अनुमान है कि जुलाई 2026 के अंत तक करीब 3.25 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री उत्तराखंड आ चुके थे। यानी पर्यटन की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पर्यटन से होटल चलते हैं, टैक्सी चलती है, रेस्टोरेंट चलते हैं, स्थानीय गाइडों को काम मिलता है, हस्तशिल्प बिकता है, होम स्टे चलते हैं और हजारों परिवारों को आय मिलती है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या पर्यटन नहीं है, समस्या है बिना सीमा के पर्यटन। हमने कभी सोचा है एक पहाड़ कितने पर्यटकों का बोझ उठा सकता है? एक छोटी सी पहाड़ी सड़क, एक छोटा सा शहर, सीमित पानी, सीमित पार्किंग, सीमित अस्पताल और सीमित सीवेज व्यवस्थाएं, कूड़ा प्रबंधन और ऊपर से लाखों लोग। मैदानी शहरों में अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो नई सड़क बनाई जा सकती है, लेकिन पहाड़ों में हर जगह सड़क चौड़ी करने का मतलब सिर्फ सड़क चौड़ी करना नहीं है। वहां पहाड़ काटना पड़ सकता है, ढलान बदल सकता है, जंगल, जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए पहाड़ों का विकास मैदानी इलाकों की तरह नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी चारधाम क्षेत्र में बढ़ते तीर्थ पर्यटन के बीच कैरिंग कैपेसिटी, यानी किसी क्षेत्र की पर्यावरणीय और सामाजिक क्षमता का आकलन जरूरी बताया है। और यही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, कैरिंग कैपेसिटी। सरकार को यह तय करना होगा किस जगह पर कितने लोग, किस मौसम में, कितनी गाड़ियां, कितने होटल, कितना पानी, कितना कचरा और कितनी निर्माण गतिविधि। क्योंकि अगर हम प्रकृति की क्षमता को नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन प्रकृति हमें अपनी सीमा
बता दी। अब जरा उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की कल्पना कीजिए। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, औली, धनौल्टी, कौसानी, जागेश्वर, मुक्तेश्वर और चारधाम क्षेत्र, जहां कभी लोग प्रकृति देखने जाते थे, आज वहां कई जगह प्रकृति से ज्यादा कंक्रीट दिखाई देता है। जहां पहाड़ की पहचान लकड़ी पत्थर के घर थे, वहां कई जगह बड़े बड़े होटल खड़े हो रहे हैं। जहां स्थानीय भोजन था, वहां हर जगह एक जैसा फास्ट फूड दिखाई देता है। जहां स्थानीय संस्कृति थी, वहां कई बार सिर्फ टूरिज्म पैकेज दिखाई देता है। सवाल यह नहीं है कि होटल क्यों बन रहे हैं। होटल, सड़क, इंटरनेट, अस्पताल, रोजगार भी चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या विकास का मतलब पहाड़ को शहर बना देना है? अगर हम हर जगह वही बनाएंगे जो दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में है, तो फिर लोग पहाड़ देखने क्यों आएंगे? पर्यटक यहाँ इसलिए आता है क्योंकि यह दिल्ली नहीं है, यह मुंबई नहीं है, यह कोई कंक्रीट जंगल नहीं है, यह उत्तराखंड है। अब इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा देखिए। एक तरफ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ पहाड़ों के कई गांवों में पलायन जारी है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया समीक्षा ने भी उत्तराखंड के कई गांवों के आंशिक या पूर्ण रूप से खाली होने की समस्या को रेखांकित किया है। और 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 के बाद भी कई लोग गांव से पलायन कर गांव निर्जन हुए हैं और पुराने खाली गांवों की समस्या बनी हुई है। तो फिर सवाल बहुत बड़ा है, अगर पहाड़ में इतनी टूरिज्म पोटेंशियल है, तो पहाड़ का युवा पहाड़ छोड़ क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि केवल पर्यटक के आने से गांव समृद्ध नहीं होता। अगर पर्यटक सिर्फ 4 बड़े शहरों में रुके, बड़े होटलों में रहें, बड़ी कंपनियों की गाड़ी में घूमें और स्थानीय गांव तक पैसा ही ना पहुंचे, तो पर्यटन से पहाड़ का क्या फायदा? हमें टूरिज्म का नया मॉडल चाहिए, टूरिज्म दैट रीचेस द विलेज। ऐसा पर्यटन जिसमें स्थानीय घर हो, खाना हो, गाइड, टैक्सी और स्थानीय किसान की उपज हो, महिला के हाथ का उत्पाद हो और स्थानीय युवा एंटरप्रेन्योर हो। तभी पर्यटन पलायन को रोकने का माध्यम बनेगा। देवभूमि को टूरिज्म हब नहीं, लिविंग हिमालय बनाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें उत्तराखंड को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाने की जरूरत नहीं है। हमें उत्तराखंड को दुनिया का सबसे जिम्मेदार हिमालयन डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत है। हमें यह नहीं चाहिए कि हर जगह लाखों लोग आएं। हमें चाहिए कम भीड़, ज्यादा मूल्य। आज दुनिया में एक बड़ा टूरिज्म ट्रेंड है एक्सपीरियंस टूरिज्म का। लोग सिर्फ फोटो खींचने नहीं आना चाहते, वे अनुभव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं गांव कैसे जीता है, स्थानीय भोजन क्या है, पहाड़ी खेती कैसी है, लोक संगीत क्या है, कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति क्या है, पहाड़ की महिलाएं कैसे जीवन चलाती हैं, हिमालयी जंगल क्या है, स्थानीय जल स्रोत क्या है और उन्हें कैसे बचाते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से विकसित करें, तो एक पर्यटक 4 घंटे में 10 जगह देखने के बजाय 4 दिन एक गांव में रह सकता है और उसका पैसा सीधे स्थानीय परिवार तक पहुंच सकता है। यही सस्टेनेबल टूरिज्म है। ऐसे कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म के उदाहरण उत्तराखंड में पहले से मौजूद हैं, जहां गांव में
स्थानीय लोगों को एकोमोडेशन, गाइडिंग और दूसरे कामों से आय जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं विकास बनाम पर्यावरण की। क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे आप विकास के खिलाफ हैं। नहीं, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। हम ऐसे विकास के खिलाफ हैं जिसमें आज पैसा कमाया जाए और कल पूरा पहाड़ उसकी कीमत चुकाए। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। 2025 में बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राज्य को अनुमानित 15,103 करोड़ का आर्थिक प्रभाव झेलना पड़ा। रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म दोनों पर बड़े प्रभाव दर्ज किए गए। इसलिए अब हमें एक नया सवाल पूछना होगा, क्या हर परियोजना को सिर्फ इकोनॉमिक रिटर्न से मापा जाएगा या यह भी पूछा जाएगा इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, डिजास्टर रिस्क क्या है, स्थानीय लोगों पर, पानी पर और भविष्य की पीढ़ियों पर प्रभाव क्या है। हमें डेवलपमेंट प्लस इकोलॉजी प्लस डिजास्टर सेफ्टी, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा। तो क्या किया जाए, समाधान क्या है? मेरे हिसाब से उत्तराखंड को कम से कम 7 बड़े बदलाव करने चाहिए। पहला, टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी को गंभीरता से लागू किया जाए। हर डेस्टिनेशन की अपनी सीमा हो। दूसरा, टूरिज्म को देहरादून, मसूरी, नैनीताल और चारधाम तक सीमित न रखा जाए। छोटे गांव और नए सर्किट्स को विकसित किया जाए, लेकिन अनकंट्रोलेबल कंस्ट्रक्शन के साथ नहीं। तीसरा, लोकल यूथ को टूरिज्म एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। सरकार सिर्फ नौकरी देने की कोशिश ना करे, युवाओं को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे। होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म, लोकल फूड, ट्रैकिंग, गाइडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हैंडीक्राफ्ट, वेलनेस टूरिज्म पर भी ध्यान दे और इनके कुछ एक्सीलेंस सेंटर्स भी बनाए जाए। चौथा, लोकल प्रोडक्ट को टूरिज्म से जोड़ना होगा। मडवा, झुंगरा, राजमा, चौलाई, पहाड़ी मसाले, ऊन, एपन आर्ट, पीरू प्रोडक्ट जैसे हस्तशिल्प। अगर पर्यटक पहाड़ आए और पैसा सिर्फ बाहर की कंपनियों के पास चला जाए तो यह सस्टेनेबल टूरिज्म नहीं है। पांचवा महत्वपूर्ण है वेस्ट मैनेजमेंट को टूरिज्म पॉलिसी का केंद्र बनाना होगा, जिससे डेस्टिनेशन में जितने पर्यटक आए उनके हिसाब से वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। छठा जो महत्वपूर्ण है वह है कंस्ट्रक्शन को हिमालयन इकोलॉजी के अनुसार नियंत्रित करना होगा। हर जमीन होटल बनाने के लिए नहीं है, हर स्लोप कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण, टूरिज्म की सफलता को केवल टूरिस्ट नंबर से मत मापिए। यह मत पूछिए कितने करोड़ पर्यटक आए, पूछिए कितने स्थानीय लोगों की आय बढ़ी, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने गांवों में लोग वापस आए, कितना कचरा रिसाइकल हुआ, कितने जल स्रोत सुरक्षित हुए, कितना पैसा गांव में रहा। यही असली सफलता होगी। अब मैं उत्तराखंड के हर उस व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो महानगर वासी और विदेशों में बसा हुआ है, लेकिन जिसका गांव पहाड़ में है। हम कहते हैं हमारा गांव बहुत सुंदर है, लेकिन क्या हमने कभी अपने गांव में निवेश किया है? क्या हमने वहां रोजगार का अवसर बनाया?
क्या हमने वहां होम स्टे शुरू किया? क्या हमने स्थानीय उत्पादक खरीदा? क्या हमने अपने बच्चों को पहाड़ की संस्कृति से जोड़ा? क्या हम सिर्फ गांव की फोटो सोशल मीडिया पर डालें और कहें आई लव माई उत्तराखंड या आई लव माई विलेज, या गांव को जिंदा रखने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे? उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह उत्तराखंड हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक दिन ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमसे पूछें, पापा हमारा गांव कहाँ है, और हम उन्हें गूगल के मैप पर गांव दिखाएं, लेकिन वहां कोई रहने वाला ही ना हो। एक दिन ऐसा ना हो कि पहाड़ में होटल तो बहुत हों, लेकिन पहाड़ के पुराने घर खाली हों और पहाड़ी ही ना हो। सड़कें चमक रही हों, लेकिन खेत सूने हों। पर्यटक लाखों हों, लेकिन स्थानीय रोजगार युवा रोजगार के लिए हजारों किलोमीटर दूर हो। यह विकास नहीं होगा। सच्चा विकास तब होगा जब पर्यटक भी आएगा, स्थानीय संस्कृति भी बचेगी, प्रकृति भी बचेगी, गांव भी बसेगा, और युवा भी कहेगा मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए पहाड़ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमें चुनाव करना है, देवभूमि या टूरिज्म हब। मेरा जवाब है हमें दोनों चाहिए। आप कमेंट में लिखें आप क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा टूरिज्म हब जो देवभूमि को खत्म करके नहीं, देवभूमि को बचाकर बने। ऐसा विकास जो पहाड़ काट कर नहीं, पहाड़ समझ कर किया जाए। ऐसा पर्यटन जो सिर्फ पर्यटक को खुश ना करे, स्थानीय परिवारों को भी समृद्ध करे। और ऐसा उत्तराखंड जहां दुनिया घूमने आए, लेकिन उत्तराखंड के लोग अपने घर में रहकर अपना भविष्य बना सके। अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल, सेल्फ रिलायंट और संस्कारी देवभूमि बने, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, इसे कम से कम एक उत्तराखंडी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे, और शायद किसी एक गांव को बचाने की शुरुआत वहीं से हो। और मैं हूं आनंद प्रकाश जोशी, और आप देख रहे हैं जोशी विचार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।